नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। पल पल नए मोड़ आ रहे हैं, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें रोना धोना, इसमें सब कुछ है और इस फिल्म का हम जिक्र करेंगे। लेकिन अहम बात आज ये कि माया के हाथ ना माया आई और ना ही राम मिले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बहुत जल्द आप समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता बनर्जी पर जयराम नगर से किस तरीके से निशाना साधा। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। अब सुमित जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अब सुमित जी बोलिए, इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप? ये जो आप वीडियो दिखा रही हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग को मारा गया है, जो भी लड़ाई दंगा हो रहा है, वो वहां की पब्लिक कर रही है, कोई टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं है। तो ये पब्लिक कोई कार्यकर्ता हो, आप बताइए, कोई कार्यकर्ता है? ये कार्यकर्ता है, कोई टीएमसी का कर रहा है? पब्लिक नहीं जाती है। इन झूठे वादों से इन झूठे नेताओं को भगा रही है पब्लिक मार रही है उन्हें। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा खेल उनके हाथ से निकल चुका है। खेला हबे बोल के उनका ही खेला शेष हो चुका है। अभी पपिया जी आप लोगों को जितना करना है कर लीजिए। पपिया जी आप लोगों को जितना हमारे देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है भगा के रहेगी। उनके मुताबिक से वो सारे बायस्ड हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया वो हार रही है। जैसे उन्होंने एक पहले से आप लोगों को नहीं पता कहां से चल गया? 80% पोलिंग हुई है ना। पोलिंग पिछली बार के बराबर हुई है। पोलिंग पिछली बार के ही बराबर हुई है। अभी आपको कहां से पता चल गया हार रही है? वो जीत रही हैं। आप लोगों को यही नहीं मालूम है? जीत रही है, आप लोग कहां से राजनीतिक दल का झंडा नहीं देने दिया जा रहा है। जीत रही है, इतना आश्वस्त है, तो ये आरोप क्यों कि उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है? अरे मोनिका जी, कोई जीतता है कम वोटों से। मोनिका जी देखिए, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस। मुझे चाहती है मोनिका जी, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है, हम लोग जीत रहे, पर मार्जिन हम लोगों का कम हो जाएगा जो वोट नहीं पड़े। हम उसे बढ़ाना चाह रहे थे, पर वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए आरोप लगाएंगे। मार्जिन बढ़ाना है इसीलिए आरोप लगाएंगे। मोनिका जी देखिए, जीत तो हम लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ये तय करे उसे करना क्या है। वो तो देखिए पहला चरण हुआ, पहले चरण में भी अच्छी वोटिंग हुई है, वोटिंग सही हुई है, पर मतलब तो वही है ना। ये राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये रक्त रंजित साजिश देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप है, हिंसा है और बम्पर वोटिंग भी इस बीच हो रही है, क्या होगा पश्चिम बंगाल का भविष्य? देखिए, सबसे पहले तो जो बम्पर वोटिंग हो रही है, इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता जो है कि वो बधाई के पात्र है कि वो लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रही है। दूसरा चीज कि हम लोग अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हैं तो बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में आज कोई नई घटना नहीं है। तमाम इसके पहले काफी भारी हिंसा के दरमियान में भी वहां पे बम्पर वोटिंग होते हुए रहे। आप देख लीजिए, चाहे वो 2016 के इलेक्शंस को देखिए, 11 के इलेक्शंस को देखिए, तो 80% एवं वो हमेशा लगातार चला है। वो जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब भी, जब लोगों ने सत्ता को बनाए रखा है तब भी। तो इससे वोटिंग परसेंटेज की तो ये स्थिति वहां पे ट्रेडिशनल तौर पे रही है। लेकिन मोनिका जी, एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा वहां पे कि इलेक्शन अभी जिस समय से वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, यानी कि चुनाव की तिथियां लागू हो गई हैं, उस समय से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में है। अभी इस समय वहां पे जो भी चीजें घट रही है, एक तरह से वहां पे 750 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई, तो उसका किस तरह से डिप्लॉयमेंट हुआ, चूंकि काफी ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग भी की गई। तो इसलिए चुनाव आयोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो घटनाएं घटी हैं, इससे सीख लेते हुए वो आगे बिल्कुल ध्यान रखे, जिससे कि
हिंसा की कोई घटना हो न सके, क्योंकि इस समय वहां के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से बनाए रखना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेवारी है। ये चीज को भी समझना पड़ेगा और हमें लग रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल ध्यान रखेगा। तीसरे चरण से संभवतः इस तरह के दृश्य जो फुटेज आप दिखा रही है, संभवतः वो हम लोगों को देखने का मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो देखिए नंदीग्राम के संग्राम को लेकर जो लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज मोनिका जी समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह में, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 40% वोट प्राप्त हुए थे और इनको जो है कि टीएमसी को 43%, वो मार्जिन केवल 3% का था। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया है। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह है वो जब बिहार का चुनाव चल रहा था तब भी वो बिहार की एक बार भी उन्होंने यात्रा नहीं की, उस दरमियान भी वो पश्चिम बंगाल की यात्रा पर ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि वो जो 3% का गैपिंग है उसको पूरा कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मोनिका जी एक चुनौती भी है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो उनके वोट परसेंट 10 से 15% लगभग नीचे आ जाते हैं। तो इस चुनौती को किस तरह से निपटेगी और कितना निपट पाती है, इसका जवाब हम लोगों को 2 मई को मिलेगा। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। आप चाहे जो भी उदाहरण लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण आप ले लीजिए, 2014 में इन्हें 17% वोट प्राप्त हुआ था, लेकिन जस्ट 2016 का जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर वो 10% पे चले जाते हैं। तो अभी ये 40% पे है 2019 में। तो क्या 2021 में वो 40% को क्रॉस करेंगे या वो पीछे जाएंगे? इसी मूल प्रश्न पे सारे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। बिल्कुल, और ये जो सारी चीजें हैं, जो सस्पेंस है, वो 2 मई को खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत इंतजार और करना है और 2 मई को पूरा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग हुई है, अभी बाकी 6 चरणों के लिए जो मतदान है वो होना बाकी है। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, एक अहम सवाल ये भी है, दीदी चिट्ठी लिखती हैं, आरोप लगाती हैं, लोकतंत्र खतरे में है। किससे खतरे में है? किस बात का खतरा है और किससे खतरे में है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश में माननीय मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो मोदी जी देश में 7 सालों में उन्होंने बेचते चले जा रहे हैं। देश को बचाना है, देश को बचाने की बात हो रही है। दीदी ने अगर इस समय पे कोई चिट्ठी लिखी है तो उसमें क्या परेशानी? किसी चिट्ठी को थोड़ा विस्तार से बस समझा दीजिए कि किस तरीके से खतरे में है, कैसे हत्या हो रही है, कौन हत्या कर रहा है, क्या कार्यप्रणाली है। देखिए, चुनाव प्रभावित करने का उनका कोई वो नहीं है, पर उन्होंने कहा देश खतरे में है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज माननीय मोदी जी चाहे कोरोना काल लगा हो, चाहे 2014 के बाद से चीजें करते चले जा रहे हैं, वन मैन शो की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह, कि नहीं ये चीजें मैं करूंगा। और विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा। मोदी जी को अगर तो विपक्ष है तो एक साथ, कांग्रेस दबी जुबान में आपको सपोर्ट दे तो रही है पश्चिम बंगाल में। विपक्ष एक साथ है तो दबी जुबान में कांग्रेस का सपोर्ट आपको है पश्चिम बंगाल में। कहाँ उतरी मैदान में कांग्रेस? मैदान में होते हुए भी मैदान में नजर नहीं आ रही है। ये अभी पपिया जी बोलिए। फ्रीडम नहीं थी जब पंचायत चुनाव 2018 में हुआ था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। इतनी हिंसा हुई, विपक्ष ने, भाजपा ने अपना नॉमिनेशन भी नहीं डाल पाए वो आधे से ज्यादा सीटों में, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है। जब कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करता है और उसको जेल में जाना पड़ता है, लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है। जब 140 हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे जाते हैं, पपिया जी आपके नेता कभी 300 बताते हैं, आप 140 बताते हैं। हमारे में 400 कांग्रेस टीएमसी के लोग शहीद हुए हैं। 400 उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आपके नेता कभी 300 बताते हैं, आप 140। पहले आप लोग डिसाइड करिए 140 हुए या 300 हुए। आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उतना ही कि लोकतंत्र खतरे में तभी होता है जब उनको लगता है कि वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। 950 रुपए का सिलेंडर हो गया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। चीजें बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कितने प्रदेशों में चुनाव आपको खुद नहीं मालूम है आज हो क्या रहा है, हालात क्या बने हुए हैं। की आवाज सुन पा रहे हैं? बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं। एक बार पैनल प्लीज चेक करें सुमित जी की आवाज पपिया जी को ठीक तरीके से जाए, वो उनकी बात नहीं सुन पा रही हैं। मोनिका जी, मुझे भी उनकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, शायद कोई मैं इसे चेक करवाती हूँ, जल्द ही तुरंत इसे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सुमित जी, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से खतरे में, वापस से वही सवाल, चूंकि आपको पपिया जी को क्यों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी ठीक तरीके से, तो किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, कैसे हत्या हो रही है? हिंसा है जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, ममता बनर्जी के राज में हो रही है, तो फिर कैसे, कौन हत्या कर रहा है?
मोनिका जी, ममता जी जैसे अभी हमारे राहुल जी ने कहा था, राहुल जी ने कि माननीय ममता दीदी कार्यवाहक है इस समय सारी चीजें चुनाव आयोग के सिर्फ अंडर में अभी आती हिंसा हैं, थोड़ी हुई ठीक है, ना? हिंसा तो पहले भी हुई थी। चुनाव आयोग इस अभी समय कार्यवाहक है, सिर्फ अभी हिंसा थोड़ी, हिंसा तो पहले भी हो रही थी, पहले भी होती हिंसा हो थी। रही है। पहले जैसे ही चुनावों का पूरा मौसम शुरू हुआ वैसे ही हिंसा मोनिका शुरू जी। हो गई। हेलो जी मोनिका जी, मैं इस चीज को मानता हूँ, पहले भी हुई है, पर आप इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व अपने बढ़ाने के चक्कर में वहां पे हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है, हत्याएं होती चली जा रही हैं, बम से खेल रही है, तो क्या ये चीज भी तो आप देखिए, जनता नहीं देख रही है। आज जनता वहां पे देख नहीं रही क्या हो रहा है, जनता सब देख रही है। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय और रुकिए, 2 चरण के चुनाव हुए हैं, 6 चरण के चुनाव और होने आपके हैं। अनुसार हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी कर रही है। एक सेकंड, पपिया जी, सुमित जी का आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में। के पास मुद्दे नहीं होते, वो भाजपा के ऊपर यही आरोप लगा देती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति है। जो हमारी भारत की प्रधानमंत्री की जितने भी योजनाएं हैं वो क्या हिंदू मुसलमान देख के अलग अलग करके वो दे रहे हैं? कोरोना से पहले उन्होंने जब फ्री राशन मुहैया किया वो क्या हिंदू मुसलमान देख के कर रहे थे? ना जब शौचालय दिए, ना जब गैस दिए। आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो आप एकदम हिंदू मुसलमान की बात कर लेते हैं। अगर 10 साल में ममता, सुनिए ना, 10 साल में ममता जी ने अच्छा काम किया है तो जनता खुल के उनको वोट देगी, तो इतनी बौखलाई क्यों है? और क्योंकि आपने कहीं पर भी कुछ किया नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा सुमित जी, एक ही मंच से ममता बनर्जी दुर्गा पाठ भी करती हैं, कलमा भी पढ़ती हैं, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू की राजनीति वो कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, जहां वो दोनों समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती हैं, और इसीलिए वो कलमा भी पढ़ती हैं, दुर्गा पाठ भी करती हैं। और इसके बाद मैं राहुल लाल जी के पास पहुंचूंगी। मोनिका जी, इसमें क्या गलत है? अगर माननीय ममता दीदी हमारी कलमा भी पढ़ती हैं और चंडी का पाठ भी करती है, गोत्र भी बताती हैं, गोत्र भी बताती हैं। पहले उनका गोत्र था मामाटी मानुष, अब गोत्र है शांडिल्य। पूजा के लिए कोर्ट को और किसको जाना पड़ा था? हिंदुओं को जाना पड़ा था, तो हिंदू पपिया जी आपको नहीं मालूम है, कोरोना काल में दुर्गा पूजा मनाई गई है और आपके जहाँ सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ पे दुर्गा पूजा में बैन था। वहाँ पे दुर्गा पूजा में आप लोगों ने बैन कर दिया कोरोना काल में, और बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा मनाई गई है। कोरोना काल में सारे त्योहार सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स मनाते हैं, हर प्रदेश में मनाई गई है। दुर्गा पूजा मनाई गई है हर प्रदेश में सारे त्योहार मनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। राहुल लाल जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से है, आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से है, लेकिन कैसे साबित हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? टीएमसी कहती है ठीक है, ये आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। दुर्गा विसर्जन वाले थे, डंडे मारे थे, मूर्तियां तोड़ी थी बिहार के अंदर दुर्गा पूजा वाले दिन। इन लोगों को मालूम नहीं है। तस्वीर ला के दिखाइए, तस्वीर ला के दिखाइए, तस्वीर ला के दिखाइए, तस्वीर है, वो तस्वीर ला के दिखाइए। वो कोविड के लिए वो गैदरिंग था, इसलिए उन्होंने गैदरिंग को डिस्पर्स करने के लिए थोड़ी सी कोई छुट्टी घटना हुई होगी। पूरी तरह से हिंदू मुसलमान की बात आपने छोड़ी। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल लाल जी, आप गणतांत्रिक अधिकारों की बात कीजिए जी, आप घुसपैठियों को रोकने की बात कीजिए। वो बिहार के मुंगेर में थी, वहाँ पे एक एसएसपी ने अपने मनमर्जी से वो घटनाक्रम दिया था, बाद में इसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। ये घटनाक्रम इनको एक एसएसपी के अपने स्तर के गड़बड़ी से हुई थी, ये सही घटनाक्रम है। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो पूरा डिबेट हम लोगों का चल रहा है, ये जरूर तय है कि देखिए इस समय ममता बनर्जी हम लोगों को धार्मिक मंत्रोच्चारण करते हुए दिख रही है, वो कलमा भी पढ़ते हुए नजर आ रही है। एक तरह से कहीं न कहीं उनका प्रयास है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच में, चूंकि जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको उस इफेक्ट को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर हम लोग वो कर रही हैं, जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली का उदाहरण ले, आपको याद होगा मोनिका जी कि उस समय किस तरह से अरविंद केजरीवाल हम लोग को हनुमान चालीसा भी पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बाद में उसी हनुमान मंदिर जब टूटता है तो वो उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये घटनाक्रम हम लोगों ने दिल्ली में देखा, जिस हनुमान मंदिर में जाके वो पूजा पाठ करके वोट मांगते हैं,
जीतने के लिए प्रार्थना करते हैं और वही हनुमान मंदिर जब टूट जाता है तब वो कुछ नहीं करते हैं। यही वोट बैंक की राजनीति है जो हो रही है अभी भी पश्चिम बंगाल में भी। चलिए, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माया को न माया मिली, ममता को न माया मिली और न राम मिले, ये हम लगातार कह रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि ममता दीदी राजनीति तो कर रही हैं और डर से, हार के डर से इतना बौखला गई हैं कि वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार है। ममता दीदी के चेहरे के भाव अब दिखा रहे हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल में हार रही हैं, लेकिन असलियत तो 2 मई को ही पता चलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सभी अहम खबरों के लिए जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।